Textile Podcast, brought to you by The Yarn Bazaar, inspiring textpreneur stories. The Yarn Bazaar. हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक गाड़िया एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द यान बाजार। हमने ये पॉडकास्ट चालू किया है जिसमें हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चेंज मेकर्स को इंटरव्यू करते हैं, उनके पर्सपेक्टिव और इनसाइट्स आपके सामने लाने के लिए, और हमें उम्मीद है कि उनकी जर्नी से आप सब इंस्पायर होंगे। आज हमारे साथ है फाइनेंस एक्सपर्ट मिस्टर सुनील जी धवन। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आपको इनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। 27 साल का इनका इंडियन कॉर्पोरेट्स में एक्सपीरियंस है। आदित्य बिरला, RSWM एंड आलोक इंडस्ट्रीज जैसे लीडिंग टेक्सटाइल कंपनीज में इन्होंने काम किया है। ये एक टर्न अराउंड एक्सपर्ट है एंड फैमिली बिजनेस एडवाइज़र भी। काफ़ी टेक्सटाइल एसएमईज को ये एडवाइस करते हैं। इनकी कंपनी का नाम एक्सपेंजा एक्सेस लिमिटेड है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड मिस्टर सुनील जी धवन के साथ। हाय सुनील जी, हाउ आर यू? आई एम एक्सीलेंट, हाउ आर यू? ग्रेट सर, ग्रेट। तो मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि आप अगर अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बता पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील धवन है। टेक्सटाइल से नोइंगली अननोइंगली मैं पिछले 27 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जो लोग यान में डील करते हैं वो मुझे सन 1992 से जानते हैं। मैंने राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड से अपना कैरियर स्टार्ट किया था और कालबा देवी से लेके तांबाकाटा तक मैंने सब चीज़ों को सीखा है, जिया है, उस मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से देखा है। मैं यान सेल्स करता था, स्पिनिंग स्पन यान बेचता था। उसके बाद वहाँ से मेरी जर्नी आलोक टेक्सटाइल में गई। दिलीप जीवराजका जी के साथ मैंने बहुत क्लोजली काम किया, उनकी ग्रोथ को बहुत क्लोजली देखा। उसके बाद वापस राजस्थान स्पिनिंग से प्रेम था, कह लीजिए कि वापस राजस्थान स्पिनिंग के सीनियर मैनेजमेंट ने मुझे वापस बुलाया और मैं राजस्थान स्पिनिंग में आ गया। वहां से मेरी जर्नी आदित्य बिरला ग्रुप में गई और आदित्य बिरला ग्रुप में मेरे को वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर मिला। मैंने पूरी दुनिया को देखा, टेक्सटाइल से बहुत नज़दीकी से देखा। वहाँ मैंने विस्कोस फिलामेंट का काम किया। चाइना से लेकर US तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट होती है, कैसे काम होता है, वो सब मैंने देखा है। आदित्य बिरला ग्रुप में रहते हुए मेरे को चांस मिला टेक्निकल टेक्सटाइल में काम करने का और मैंने जो ग्रासिम फाइबर डिवीज़न है उसकी जो इंटरनेशनल यूनिट्स है इंडोनेशिया, थाईलैंड और इंडिया में जो टेक्निकल टेक्सटाइल के फाइबर बनाती थी, उसका मैंने प्रमोशन और मार्केटिंग दोनों वर्ल्ड वाइड में किया है। उसके बाद सन 2008 में मैंने दिशा चेंज करी, सोचा कि खुद का कुछ करें और SME सेगमेंट में क्यों नहीं हम उनको नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ दें। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बहुत एक्सपोजर था, उसको दिमाग में रखते हुए 2008 में कंपनी खोली और SME को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए काम करना शुरू किया। ये मेरा ब्रीफ परिचय है। हमारी कंपनी एक्सपेंजा एक्सेस लिमिटेड सन 2008 में स्टार्ट हुई। किसे पता था कि उसके बाद नेक्स्ट लेवल तो क्या अपने सर्वाइवल की कहानी आ जाएगी, क्योंकि 2008 में अगर आपको पता हो US के अंदर लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ था और वहां से रिसेशन की स्टोरी स्टार्ट हुई थी। तो नेक्स्ट लेवल तो हमने नहीं सीखा, थोड़ा बहुत सीखा, लेकिन एक चीज पक्की सीखी कि कंपनियां जब स्ट्रगल करती हैं तो उनको रिवाइवल कैसे करना है। तो हमारी जर्नी वहां से उन क्लाइंट्स के साथ स्टार्ट हुई जो स्ट्रगल कर रहे थे और उनको कैसे वहां से बाहर निकालना है, इसके ऊपर पूरा काम किया गया और यही हमारी पूरी जर्नी एक्सपेंजा एक्सेस की है। आज हम टर्न अराउंड एक्सपर्ट्स बन चुके हैं। जो कंपनी इस तकलीफ में है उनको बाहर कैसे निकालना है, ये पूरा काम हम करते हैं। और हमारी कैपेबिलिटी एक प्रमोटर को समझने की है। प्रमोटर का माइंडसेट क्या है एक MSE में लेवल पे, वो क्या क्या गलतियां करता है, उसको किस तरीके से राइट डायरेक्शन और स्पीड दे सके, ये पूरा काम हम करते हैं। ओके, तो सर जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर ऑडियंस, आप थोड़ा स्पेसिफिक में बता पाएंगे कि एग्जैक्टली किस तरह की सर्विस अपनी कंपनी प्रोवाइड करती है? एक्सपेंजा एक्सेस लिमिटेड ये कंपनी है जिसके अंदर हम SMEs का हैंड होल्ड करके उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। जब शुरुआत की थी तो ये सोच थी, लेकिन 2008 के बाद जब रिसेशन आ गया, US के अंदर लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ और पूरी कहानी डिफॉल्टर्स पे आके रुक गई, बैंकों में NPA बढ़ गया, तो उस दौरान हमारे जितने भी क्लाइंट्स का एक्सपोजर हुआ वो उनके साथ में हुआ जो तकलीफ में थे, बैंकों के डेट से घिरे हुए थे। उस दौरान हमने कुछ बैंकर्स को अपने साथ में हायर किया, इस फील्ड को पर्टिकुलरली समझा और समझने के बाद इसमें कार्यरत हो गए। मैं अगर टेक्सटाइल की बात करूं तो स्पेसिफिकली टेक्सटाइल के अंदर हमने ये देखा कि कंपनीज
ये जो प्रमोटर्स हैं वो दो तरह के इनडिसिप्लिन लेकर के आते हैं। जो उनका शॉर्ट टर्म कैपिटल है वो उसको लॉन्ग टर्म में कमिट कर देते हैं, यानी कि उनको प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन करना होता है, उनके पास डिमांड बहुत होती है। टेक्सटाइल में खास करके ये एक फिनोमिनल रहा है कि डिमांड का कभी कोई इशू नहीं रहा है, लेकिन वो डिमांड को केटर करने के लिए कैपेसिटीज का यूटिलाइजेशन जब कम पड़ने लगता है तो वो कैपेसिटीज को बढ़ाते हैं, और जब कैपेसिटीज को बढ़ाने लगते हैं तो इनडिसिप्लिन आता है। तो उस दौरान वो जो शॉर्ट टर्म बनी है, लॉन्ग टर्म में कमिटमेंट होने के बाद पैसे की क्रंच आती है, बैंक्स में डिफॉल्ट होने शुरू होते हैं, वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट शुरू होता है। तो ये जो साइकिल है ये साइकिल में फंसने शुरू हो जाते हैं। फिर बैलेंस शीट का मैनेजमेंट चालू हो जाता है। अब ये साइकिल में फंसने के बाद तब तक तो सब यही एडवाइस करते हैं कि भाई बैंकों में स्टैंडर्ड रही है, तो वो कहीं से भी पैसा लेकर के आते हैं, लोन लेकर के आते हैं लोन को चुकाने के लिए, लेकिन उस लोन की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो हमारे एक्सपीरियंस के अंदर हम वहां पर आते हैं जहां पर उनके जो पर्सनल एडवाइजर्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं उनको एडवाइस करने में, और फिर उनको कैसे बैंकों से बाहर निकालना है, क्योंकि उनके ऑपरेटिंग बिजनेस में बहुत दम है, उनके पास डिमांड है, उनके पास कैपेबिलिटी और कैपेसिटीज है, उनके पास एक अच्छा प्रोडक्शन सेटअप है, तो अच्छी परचेज है। लेकिन यहाँ से जब उनकी जर्नी अटकने लगती है फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन को लेकर के, तो वहां से टर्न अराउंड कैसे करना है, क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज बनानी है, ये एक्सपेंसा करती है। और टेक्सटाइल के अंदर हमने अभी काफी काम भी किया है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम किया है, हमने दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स में काम किया है, और हमारे एक्सपोजर में हमने एक चीज पक्की सीखी है कि जो एमएसएमई सेगमेंट है सब कॉमन है, चाहे टेक्सटाइल का हो, चाहे मेटल्स में हो, चाहे किसी भी सेटअप में हो, सबकी सोच एक ही है, जल्दी कैसे बड़ा हुआ जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, लेकिन राइट एडवाइस राइट टाइम पे नहीं ले पाते हैं, और यहीं से उनका स्ट्रगल शुरू होता है। ओके तो सर अभी लॉकडाउन का जो माहौल रहा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग किस तरह से अपना समय बिता रहे हैं। कुछ लोग काफी पॉजिटिव हो गए हैं और इसको यूज करके सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, फैमिली रिलेशन पे फोकस कर रहे हैं। कुछ लोग थोड़े नेगेटिव हो गए हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस समय को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जो आपने टर्म यूज करी पॉजिटिविटी, देखिए इस समय हाईली पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। तो मैं हाईली पॉजिटिव हूँ अपनी सोच में, अपनी समझ में, वाइल रिमेनिंग कोविड नेगेटिव। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको अपनी सारी वो प्रिकॉशंस लेने हैं इस समय, ताकि आप कोविड नेगेटिव रहे लेकिन हाईली पॉजिटिव रहे माइंड से, पहली बात। दूसरी बात, मैंने इस समय, चूंकि मुझे समय मिला, तो मैंने बहुत किताबों का अध्ययन किया, मैंने बहुत किताबें पढ़ी, और ये वो किताबें हैं जो मेरे पास मेरे कलेक्शन में है, मैं पहले पढ़ चुका हूँ। लेकिन ये समय ऐसा है कि इस समय जब आप अपने एक रिफ्लेक्टिव मूड में रहते हैं और जब आप वापस उन किताबों को पढ़ते हैं तो आपको नया पर्सपेक्टिव मिलता है। मैंने लगभग 6 से 7 किताबें पढ़ ली हैं। मैं 8वीं किताब पढ़ रहा हूँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। उसके पहले मैंने स्टीवन कोवी की किताब पढ़ी, द 8th हैबिट। मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आपके सुनने वाले इस किताब को पढ़ें। ये जो 8th हैबिट है स्टीवन कोवी ने लिखी जब उसकी बहुत सक्सेसफुल बुक आई थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एंड 7 हैबिट्स। ये जो 8th हैबिट बुक है ये बात करती है लिसन टू योर इनर वॉइस। आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनो एंड मेक अदर्स लिसन टू देयर इनर वॉइस, और आप दूसरों को उनकी आत्मा की आवाज सुनने का जरिया बनो। कहने का मतलब है कि जो आपकी इनर वॉइस है, जो आपकी अंतरात्मा है, जो वो बोलती है, जिसको हम कभी कभी गट फीलिंग के नाम से जानते हैं, ये जो गट फीलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप जब आप अपनी इंडिविजुअल एक्सीलेंस लाते हो, जिसके अंदर आपका डिसिप्लिन, आपका पैशन, आपकी इनर आवाज, कॉन्साइंस जिसको कहते हैं, और आपका विजन, अगर ये चारों अलाइंड हो जाते हैं तो आप एक इंडिविजुअल एक्सीलेंस ले आते हैं। और इस इंडिविजुअल एक्सीलेंस से आप एक लीडरशिप एक्सीलेंस लाते हैं जिसमें आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं लोगों के साथ, और वो ट्रस्ट के बाद जब बिल्ड हो जाता है तो इंडिविजुअल एक्सीलेंस से लीडरशिप एक्सीलेंस आती है, और लीडरशिप एक्सीलेंस से ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस आती है। कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है? कॉमन पीपल, जो साधारण से लोग हैं, कम टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज। जो साधारण से लोग हैं वो सब साथ में जुड़ते हैं एक कॉमन मकसद के लिए, बट ब्रिंग्स अनकॉमन रिजल्ट। ये जो अनकॉमन रिजल्ट लाते हैं ये कॉमन लोग, वो एक ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस कहलाती है। और वो तभी होती है जब आप एक एज एन इंडिविजुअल पर्सन एक्सीलेंस है, एक लीडरशिप एक्सीलेंस है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सीलेंस क्रिएट कर देते हैं। ये मैं रिकमेंड करूंगा बुक पढ़ने के लिए। और घर के तो सब काम कर ही रहे हैं, बच्चों के साथ लूडो भी खेलते हैं, खुश रहते हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है और वो मैं कर रहा हूँ।
ओके सर, एक्चुअली है ना, आपका सवाल ये जवाब सुनकर है ना, मुझे आई एम रिग्रेटिंग नॉट डूइंग दिस पॉडकास्ट विद यू अर्लियर। आई थिंक जितना जल्दी ये लोगों के सामने आता ना, आई एम श्योर बहुत इससे बहुत समझते थे, बिकॉज आपने जिस तरह का ये स्टेटमेंट दिया है, और स्पेशली आपका जो आपने बताया ना कि कॉमन लोग मिलके अनकॉमन आउटकम जो क्रिएट करते हैं, बहुत ही अच्छा आपने एक नजरिया रखा है सबके सामने। आई थिंक आई वुड लाइक टू एक्सटेंड दिस क्वेश्चन अ लिटिल बिट हियर। तो आपने सर एक इंडिविजुअल को बहुत अच्छा ओपिनियन दिया है कि इस समय को बेहतर कैसे यूटिलाइज किया जाए। बहुत। कोई इस कंपनी के समय लिए आपका कोई कंपनी के लिए सजेशन होगा सबसे इस टाइम के इम्पोर्टेंट लिए? है, देखिए सब घर पे हैं तो सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम ही है जिसके थ्रू आप सबके पास पहुंच सकते हैं। आपका एम्प्लॉय आपके बारे में इस समय क्या सोच रहा है उसको गेस मत करने दीजिए, उसके साथ कंटिन्यूअसली बात करिए, शेयर करिए ऑनेस्टली कि आपकी कंपनी इस समय किस परिस्थिति में खड़ी है, ताकि वो आपके साथ इस परिस्थिति में खड़ा रहे। आपके वर्कर्स, कम्युनिकेट करिए, बताइए कि आप कब से खुलना चाहते हैं, सोचिए, एक टारगेट डेट दीजिए कि आपको अगर घर जाना है वापस चले जाइए, लेकिन इस समय तक वापस आ जाइएगा। 15 जून है, 15 जुलाई है, कोई भी आप एक डेट तय करिए। तीसरा, जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसको ये डिसाइड करना है कि उसको इस समय क्या स्ट्रेटेजीज बनानी है आगे के लिए। जैसे मैंने बताया कि उनको कॉम्पिटिटर्स को समझना है, सबसे बातचीत करें। सप्लायर सबसे बड़ा कारण होता है कॉम्पिटिटर को समझने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटर सप्लायर्स के साथ जुड़ता है। सप्लायर रूट है किसी भी चीज की समझ को लेने के लिए। तो अगर आप इस चीज तरीके से कम्युनिकेट करते हैं सबके साथ में, आप सबके साथ जुड़े रहते हैं, तो ये बहुत जरूरी बन जाता है कि आपके पास एक क्लैरिटी बनती जाती है, आपका फियर कम होता जाता है, पहली बात। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो है आपको को क्रिएट करना है। मान लीजिए आपके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, उन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, आप उस चैनल को क्या इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए? क्या आप अपने खर्चे कम कर सकते हैं जो आपके फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं? ये समय है उसको रेप्लिकेट करने का, रिफ्लेक्ट करने का कि मैं किस तरीके से अपने खर्चों को कम करूं, फिक्स कॉस्ट को। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप टेक्सटाइल के अंदर खास करके लोग अपनी इक्विटी को नहीं छोड़ते हैं, बोले 100% इक्विटी मेरे पास रहेगी। अब समय आ चुका है, जो लोग आपके बिलीवर्स हैं, जो लोग आपके इस बिजनेस को समझते हैं, उनको साथ में जोड़ने का, अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करने का, क्योंकि लोन से लोन नहीं उतरेगा। आपको इस समय कैश लॉसेस लग रहे हैं, और ये कैश लॉसेस तभी उतर सकते हैं जब आप फंडामेंटल इक्विटी लेके आते हैं या कोई अपने एसेट्स को बेच करके पैसा लेकर के आते हैं। तो इस टाइम पर ये आइडेंटिफाई करिए, अपनी एक बेसिक वॉर चेस्ट बनाइए, कितनी लिक्विडिटी लगेगी। टेक्सटाइल के अंदर स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस ऑपरेटिंग मार्जिन से किस ऑपरेटिंग स्केल पर काम कर रहे हैं, और शुरुआत में आपको लॉसेस लगने वाले हैं, ये बात तय है। आपको स्केल करते करते समय लगेगा, तो उस समय आपको ये डिसाइड करना है कि कितना पैसा है जो मेरा और लगेगा, वो पैसा कैसे आएगा, और मैं आगे फ्यूचर में कैसे चुकाऊंगा, और क्या मैं अपने बैंकर्स के साथ में आज कंटिन्यूअसली डिस्कस कर रहा हूं। करिए, बहुत जरूरी है। बैंकर्स को कॉन्फिडेंस में लेके रखिए, बातचीत करते रहिए। सिर्फ तभी बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जब काम हो, उसके बगैर भी फोन करके बात करिए। वो भी आपको 4 पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास 4 और दूसरे क्लाइंट्स के फोन आते हैं, उनके पास पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा होता है। फ्री में एडवाइजेस लीजिए इन लोगों से, बहुत कुछ पता लगेगा, आपका एक पूरा फ्रेमवर्क खड़ा हो जाएगा। जब लॉकडाउन खुलेगा तब तक आप तैयार होंगे आगे बढ़ने के लिए, और ये आप डिसीजन लेंगे उस समय कि मुझे आगे बढ़ना है, प्लांट खोलना है कि ना खोले, मेरे लिए ज्यादा अभी अकलमंदी का डिसीजन है। क्योंकि आज जो मेरा कैश है उसको मैं अगर इन्वेंट्री में फंसा लूं माल बना करके और आगे बेच ना पाऊं, तो फिर ऐसी इन्वेंट्री मेरी किस काम की? ये सब प्रश्नों के उत्तर आपके पास होने चाहिए जब आप अपनी फैक्ट्री को चालू करें। वंडरफुल सर, वंडरफुल। मेरी एक्चुअली हमने निकुंज जी बगड़िया के साथ एक पॉडकास्ट किया था, इनफैक्ट हमारा पहला सेशन ही उनके साथ था, और उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया। वो बोले कि प्रतीक, हमने हमारी कंपनी में सारे मैनेजमेंट या सीनियर मैनेजमेंट लेवल लोगों को बोल दिया है, या शायद अक्रॉस द कंपनी बोला रहेगा, कि आपको अगर ऑनलाइन कोई भी अच्छा सेशन दिखता है या वेबिनार दिखता है जो आपको लगता है आपको करना चाहिए और उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, तो कंपनी विल पे फॉर इट। प्लीज गो अटेंड द सेशन, लर्न समथिंग न्यू, और वापस आके अपनी लर्निंग हम बहुत बड़ी सबके साथ बात है शेयर भी और कीजिए। बहुत अच्छी बात है। तो सर, जैसे आपका एक्सपोजर और आपका क्लाइंटेल, कुछ क्लाइंट्स को तो मैं भी जानता हूँ, और आपका जिस तरह का क्लाइंटेल है, आपका जितना एक्सपीरियंस रहा है टेक्सटाइल कंपनीज को कंसल्ट करने में, चाहे वो फाइनेंशियल कंसल्टेशन हो या फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी कंसल्टेशन हो, आपके नजर में 2 या 3 चीज ऐसी कोई जो आप एक एसएमई या एमएसएमई टेक्सटाइल कंपनी को एडवाइस करना चाहोगे? देखिए क्या है, प्रमोटर्स को टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को करने के लिए।
चाहे आपको एक्सपेंशन करना है, चाहे आपको अपने करंट बिजनेस को मेंटेन करना है। टाइमिंग इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उस समय आपका कैश मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट आप किस तरीके से रख रहे हैं। और मैंने हर प्रमोटर से ये समझा है कि वो ये सोचता है कि एक अच्छी साइकिल आएगी और मेरे जितने भी पिछले इनडिसिप्लिन हुए हैं मैं उनमें से बाहर निकल जाऊंगा, पर ये हकीकत नहीं है। उनको अच्छे एडवाइजर्स को अपने साथ में लेके चलना है अगर नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना है। मगर उनको क्या लगता है, हर एक एसएमई की अगर मैं आपको एक कहानी बताऊं, हर एक एसएमई 20 रुपए लेकर के आया था ओरिजिनली, और उसने वहां से अपने आप को क्रिएट किया है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने क्रिएट किया है फ्रॉम जीरो। तो हर एक एसएमई का 20 रुपए से आज 100 करोड़ पे पहुंचा, 50 करोड़ पे पहुंचा, 200 करोड़ पे पहुंचा, उसकी एक कहानी है, उसका एक स्ट्रगल है, और उसने एक विनिंग पैटर्न अपना बनाया है, एक अपनी जीत का जुनून, और उसको हासिल किया है। तो आज अगर कोई उसको ये समझाए कि नहीं आपने ये गलतियां करी अभी और यहां से बढ़ने के लिए आपको तकलीफ होगी, वो उसको समझने को तैयार नहीं होता है। वो तब समझता है जब बिल्कुल जा करके अटक जाता है, और यहां से उसकी रिवर्स जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा सबको एक ही रिक्वेस्ट है कि आपकी जो विनिंग एबिलिटीज पहले थी वो आज आपकी लिमिटेशन एक्टिविटीज बन चुकी हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जब एक एसएमई स्टार्ट करता है तो परचेज भी वो खुद करता है, प्रोडक्शन में भी वो खुद घुसता है, फाइनेंस भी वो खुद मैनेज करता है, यानी कि वो वन सिंगल मैन आर्मी है जो सब कुछ करता है। तो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी टीम तो बढ़ती जाती है, लेकिन लीडरशिप उसी का स्टाइल वही रहता है कि उसको हर चीज में घुसने का है, उसको हर चीज करने की है। लेकिन एक लेवल के बाद ह्यूमनली ये इम्पॉसिबल है कि वो हर चीज को मैनेज कर सकता है, उसको डेलीगेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो डेलीगेट नहीं कर पाता है। जब वो डेलीगेट नहीं कर पाता है तो उसके पास एवरेज लोग ही रहते हैं, और वहां से एक लेवल के आने के बाद उसका इम्पॉसिबल हो जाता है सब चीजों को मैनेज करना, तो उसकी इनएफिशिएंसीज हर चीजों में घुसनी शुरू हो जाती है। जो इन बात को समझ लेते हैं वो एसएमई नहीं रहते हैं, वो बड़े स्केल पे बड़े कंपनीज बन जाती हैं जहां पर इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेसेस हो जाते हैं। आज आपको कुछ जीतने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। और आज की तारीख में इनका सारा फोकस इसी बात पे रहता है कि हम बैलेंस शीट को कैसे मैनेज करें, हम प्रॉफिट को कैसे लाएं। मेरा मानना है कि अगर आपको एमएसएमई से बड़ा होना है तो सबसे पहले, या एमएसएमई में सक्सेसफुली अपने आप को एस्टेब्लिश करके मेंटेन करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी वैल्यूएशन समझनी पड़ेंगी कि वैल्यूएशंस क्या होते हैं, वैल्यूएशंस की गेम क्या होती है। प्रॉफिट के मल्टीप्लायर में वो चलते हैं। आज एसएमई एमएसएमई एक्सचेंज आ चुका है कि आप कैसे उसके अंदर अपने आप को आईपीओ लेकर के आए, आप कैसे बड़े हो और इक्विटी से खेलें रादर देन डेट से खेलें। डेट की कैपेसिटी लिमिटेड है, एक लेवल के बाद डेट नहीं मिलता है। आप फिर एक्सपेंशन में, फिर वही बात आ जाती है, फिर आप एक्सपेंशन में इनडिसिप्लिन लाते हैं, शॉर्ट टर्म पैसे को लॉन्ग टर्म में डालते हैं। आज एक टेक्सटाइल का प्रमोटर चूंकि प्रॉफिट कर रहा है तो वो ये समझता है कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, बट वो ये नहीं समझ रहा है कि उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। वो अपनी इक्विटी को उसमें गिनता ही नहीं है। जब वो रिटर्न्स देखता है वो देखता है कि मैंने बैंक का अगर पैसा चुका दिया और थोड़ा पैसा मेरा बच गया तो मैं पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन अगर वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को गिनेगा कि मेरी डेट की कॉस्ट क्या है, मेरी इक्विटी की कॉस्ट क्या है, मैं ओवरऑल जो मेरे जो ऑपरेटिंग साइकिल है वर्किंग कैपिटल की, उसके अंदर जो मैं माल खरीद रहा हूँ उधारी में खरीद रहा हूँ कि मैं कैश में खरीद रहा हूँ। आज अगर मैं कैश में खरीद रहा हूँ तो उतना मेरे को और डिस्काउंट मिलता है, वो भी मेरी कॉस्टिंग में सेविंग्स होती हैं। तो अगर वो पूरी कैलकुलेशन को लेकर के चलेगा और एक होलिस्टिक पिक्चर बनाएगा तो उसको पता लगेगा कि कितने एरियाज हैं एक स्केल ऑफ ऑपरेशंस के आने के बाद कि जहां से आप अपने आप वो एफिशिएंट तरीके से वर्किंग को बढ़ा सकते हैं। मगर वो करने के लिए चूंकि उसका अब एक पैटर्न बन चुका है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहा है, तो वो इन सब चीजों को माइन्यूटली नहीं समझ पाते हैं। तो अगर कोई आदमी थर्ड एज ए डेविल्स एडवोकेट बाहर से लाया जाता है और वो इन चीजों को हाईलाइट करता है, ढंग से समझाता है, तो उसकी जो प्रोफेशनल फीस है वो तो हार्डली एनीथिंग है इन कंपैरिजन टू द काइंड ऑफ सेविंग्स एंड द काइंड ऑफ डायरेक्शन जो कि प्रोवाइड की जा सकती है कंपनी को। और एक हल्की सी चेंज इन शिफ्ट ऑफ डायरेक्शन इज द मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ अ कंपनी। राइट सर, आई थिंक मोस्ट कंपनीज या मोस्ट प्रमोटर्स है ना, इसको एक एक्सपेंस के तौर से देखते हैं, जबकि इसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। तो सर दूसरा एक और चीज है कि जैसे आज टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री है या फॉर दैट मैटर कोई भी दूसरा ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, पिछले 10 या 20 सालों में एक बहुत चेंजेस आया है इंडस्ट्री के अंदर। उस वजह से भी बिजनेस के डायनेमिक्स है, बिजनेस के तौर तरीके हैं, काफी बदले गए हैं। आपका पहले जैसे किस तरह से कॉस्टिंग कैलकुलेशन होता था कि आप लोग कॉस्ट निकालते थे,
उससे अपना मार्जिन जोड़ के अपना सेल्स प्राइस निकालते थे। आज आई थिंक आपको रिवर्स कैलकुलेशन की जरूरत है कि आप देखो कि पहले मार्केट में क्या रेट में माल बिकेगा, उस तरह से अपना मार्जिन निकाल के अपना कॉस्ट प्राइस निकालो कि ये भाव में मैं बना सकता हूँ क्या माल, और बना सकता हूँ तो फिर आप अपने एग्रेसिवली उसको बेच सकते देखिए हैं। तो इस हिसाब से आपके हिसाब से सर पिछले 20 सालों में या पिछले 10 सालों में इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और उनमें से कौन सी ऐसी चीजें जो आपको अच्छी लगी है, एंड व्हाट इज इट दैट यू देखिए डिसलाइक? टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर मैं इसकी जर्नी देखूं पिछले 20 साल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं 20 साल 25 साल पहले मैंने इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्लोजली खुद मैंने देखा है, और आज मैं बाहर से देख रहा हूँ इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। अगर मैं डिसएसोसिएट होकर के इसको देखूं तो दो तीन चीजें बड़ी ग्लेयरिंगली आती हैं। एक, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब हमने 25 साल पहले शुरू किया था एक अनऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में थी, और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर हार्डली 3-4% था। आस्ते आस्ते ऑर्गेनाइज सेक्टर आज मेरे हिसाब से 15-17% के आसपास आ गया है। अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है टेक्सटाइल में। टेक्सटाइल के अंदर मैं आज भी 25 साल के अंदर कोई ऐसा नया प्लेयर नहीं देख रहा हूँ जो सडनली इसके अंदर बाहर से आया हो और अपने आप को बड़ा किया हो। ये वही लोग हैं जो टेक्सटाइल के अंदर थे, जिन्होंने टेक्सटाइल में पैसा कमाया और अपने आप को हल्के हल्के बड़ा किया। कुछ बहुत बड़े हो गए, अनमैनेजेबल हो गए, वापस बाहर भी निकल गए, हालत खराब हो गई। कुछ इसके अंदर बहुत कंजर्वेटिव थे, वो एक लेवल तक पहुंचे और बहुत अच्छा कर रहे हैं, कैश रिच हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड है। मगर टेक्नोलॉजी वाइज अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब जब सपोर्ट किया, चाहे टफ को लेकर के आए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने तरीके से सब्सिडी दी, पावर में दी, लेबर में दी, तो वहां पर वो यूनिट्स लग गई, काम हुआ। टेक्सटाइल में डिमांड की कभी भी शॉर्टेज नहीं रही है और आने वाले टाइम में भी नहीं रहेगी, ये बात तय है। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि टेक्सटाइल के अंदर जो एक एंटरप्रेन्योरशिप आनी चाहिए थी, जो इक्विटी कैपिटल आनी चाहिए थी, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया में नहीं आई है। आज अगर चाइना इतना बड़ा हो गया, और चाइना आज 16-17% पूरे वर्ल्ड की जीडीपी को केटर करता है वर्किंग के अंदर, एंटायर एज ए मैं मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की बात करूं, और इंडिया आज मान लो 3% केटर करता है पूरे वर्ल्ड की जीडीपी को, तो कहीं ना कहीं हमको ये समझना पड़ेगा दोनों ने जर्नी साथ में स्टार्ट करी। और आज कहीं ना कहीं जो इंडिया के अंदर एक प्रॉपर तरीके से अप्रोच लेनी चाहिए थी, वो एंटरप्रेन्योर्स टेक्सटाइल के अंदर नहीं कर पाए हैं। जो थोड़े एग्रेसिव थे वो बड़े हो गए, और जो कंजर्वेटिव थे वो छोटे के छोटे रह गए। आज अगर हम एक्सपोर्ट्स की भी बात करें टेक्सटाइल के अंदर, तो आज मेरे हिसाब से 37-38 बिलियन डॉलर के आसपास एक्सपोर्ट हो रहा है। 20-22 साल पहले मेरे हिसाब से 14-15 बिलियन डॉलर के आसपास होता था। तो अगर ये 20 साल की जर्नी में 14 बिलियन से 38 बिलियन डॉलर में पहुंचे हैं, तो हम अगर ये देखें कि ये जर्नी कोई बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट रही है, तो नहीं, ये जर्नी और बड़ी हो सकती थी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड टेक्सटाइल की डिमांड और पैटर्न तो बहुत रहा है। तो इंडिया ग्रे मार्केट, बेसिकली बैकवर्ड इंटीग्रेशन में रहा, चाइना फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में चला गया, गारमेंट्स और उसमें बहुत बड़े स्केल पर काम किया, ब्रांड्स में गया, इंडिया अपने खुद के ब्रांड्स क्रिएट नहीं कर पाया। तो ये सब चैलेंजेस इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रहे हैं। अब चूंकि इंडिया की रिटेल मार्केट अब बढ़ रही है, इंडिया की इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो रिटेल मार्केट के बढ़ने से इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो भी पुश करेगी इंडिया की टेक्सटाइल मार्केट को सुधरने में और सुधारने में, ये मेरा मानना है। ओके, तो सर ऐसी क्या चीज है जो आपके नजर में एक टेक्सटाइल कंपनी या उनके प्रमोटर या मैनेजमेंट को देखनी चाहिए इन टू बी मोर कॉम्पिटिटिव? कॉम्पिटिटिव होने के लिए मेरे हिसाब से आज की तारीख में सबसे पहले तो आपको मार्केट की स्टडी बहुत जरूरी है। इंडिया में प्रोडक्शन ड्रिवन रहा, डिमांड आती गई, लोग बनाते गए, जो बिकता गया वो बेचते गए, उसको मी टू अप्रोच करी कि ठीक है भाई ये बिकता है, ये कटिंग ले आए, उसको फटाफट रेप्लिकेट करो। वो कैपेबिलिटी थी कि भी इसको रेप्लिकेट कर लेते हैं, लेकिन उस तरह के प्रोसेसिंग अगर इक्विपमेंट्स नहीं है तो आप उसको वो क्वालिटी फाइनल फिनिश प्रोडक्ट्स की नहीं दे पाते थे। इसीलिए जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो उसी का एक्सपोर्ट है बाहर। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो इस ऑर्गेनाइज सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है जॉब प्रोसेस के थ्रू। ये पूरा रिवर्स साइकिल चलना चाहिए, मार्केट स्टडी करके कंज्यूमर बिहेवियर। अगर वर्ल्ड वाइड इतनी एग्जीबिशंस होती हैं, इतने पार्टिसिपेशन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर कर रहा है, आज ये प्रमोटर्स हैं, इनको ये टेक्सटाइल एग्जीबिशंस में जाना चाहिए। फ्यूचर कलेक्शंस क्या चल रहे हैं, वहाँ की रिटेल मार्केट में जाकर के देखना चाहिए क्या चीजें चल रही हैं वहां पर, वो क्या पैटर्न है, वो क्या साइकिल है, क्या चीजें वहां चल रही हैं जो आज इंडिया में हम रेप्लिकेट कर सकते हैं या इंडिया में बेच सकते हैं। क्योंकि आज इंडिया की जो देखिए कनेक्टिविटी ग्लोबल इतनी बढ़ चुकी है कि कहीं ना कहीं से वो पैटर्न्स इंडिया में भी आते हैं। तो आपको अगर इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट को केटर करना है तो आपकी डिजाइन पैटर्न क्या है,
आपका डेवलपमेंट टीम क्या कहती है, आपके क्वालिटी पैरामीटर्स क्या है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। इसके लिए अच्छे काबिल स्किल्ड लोग चाहिए। सिर्फ प्रोडक्शन कर लेने से आप आगे नहीं बढ़ जाएंगे या वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएंगे। ये सोच, ये एक विजन का काम है। इसके साथ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और थोड़ा इन्वेस्टमेंट साथ में लगेगा इनिशियली। जिन जिन कंपनीज ने इसके ऊपर स्पेसिफिकली फोकस किया है वो कंपनीज अपने आप को स्केल अप करने में उनको मदद मिली है। आज इन प्रमोटर्स को ये सोच लानी पड़ेगी, एक विजन बनाना पड़ेगा कि हमको क्या डिफरेंटली करना है जिसके कारण से ये पूरा का पूरा वर्किंग को बढ़ाया जा सकता है। राइट सर, एक्चुअली एक चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, और आपसे डिस्कस करने का कारण ये है कि आपने टेक्सटाइल्स को बहुत करीबी से देखा है, फ्रॉम अ कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम एन एडवाइजरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो आज हमारा ये देखा है हमने कि आज कोई भी इंडस्ट्री या तो जैसे आपने बोला कि या तो असिस्ट कर सकती है, जैसे आज इंडिया है तो अगर अपने फार्मास्यूटिकल में बात करें तो जेनरिक में अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छा है। तो आज जेनरिक प्रोडक्ट्स जो है या जेनरिक ड्रग्स जो है उसमें अपना बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिवनेस है अगर अपने एक्सपोर्ट मार्केट देखे तो। बट वही टेक्सटाइल में देखते हैं तो या तो अपने जेनरिक अप्रोच को रख सकते हैं कि चलो जो माल बिकता है या बड़े ब्रांड्स को अपने सप्लाई करके उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाए, या ऑन दी अदर हैंड अगर अपने फैशन सेगमेंट से देखते हैं तो इंडिया से कोई ऐसा कोई बड़ा ब्रांड नहीं आया है आज, चाहे वो अपैरल्स में डेनिम्स हो या होम टेक्सटाइल्स हो या टेक्निकल टेक्सटाइल हो। इंडिया में ब्रांड ऐसा चेक नहीं है, अपने हमेशा एक ब्रांड को एनेबल किए हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करके या कपड़ा प्रोवाइड करके। तो आपके हिसाब से ऐसा क्या कारण होगा कि व्हाई इज इट दैट इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू हैव अ गुड ब्रांड? और या आपको ये मानना है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ब्रांड होना जरूरी है कि अपने प्रोडक्शन बेस बनाकर भी उससे एक अच्छा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? अभी तक कमोडिटी के अंदर ऑपरेट कर रहा था। टेक्सटाइल की अगर मैं बात करूं तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में ही था। इंडिया की मेजर डेवलपमेंट हुई है फाइबर के साथ में यार्न्स के साथ में वीविंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट। वीविंग के बियॉन्ड अगर हम देखें तो वीविंग के बियॉन्ड गारमेंटिंग में इतना बड़ा नहीं था, और जो भी गारमेंटिंग में थोड़ा बहुत था वो एक्सपोर्ट के हिसाब से था। इनिशियल डेज की अगर मैं बात करूं, इनिशियल ईयर्स की बात करूं, तो ये जो पैटर्न रहा। और अगर हम इसको आप पैरेलली चाइना के साथ देखें, चाइना में क्या था, सबसे पहले गारमेंटिंग बहुत बड़ी बिजनेस बना और गारमेंटिंग के बाद पीछे उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। तो इंडिया के अंदर पीछे का इंटीग्रेशन बहुत अच्छा था, आगे बिल्कुल वीक था। और चाइना के अंदर आगे का जो उन्होंने पूरी ग्लोबल मार्केट के हिसाब से समझा था, स्केल्स को क्रिएट किया था, गारमेंटिंग को क्रिएट किया और उसके बाद बैकवर्ड इंटीग्रेशन में किया। तो आज इंडिया के अंदर ब्रांडिंग इसके लिए भी जरूरी नहीं थी, क्योंकि इंडिया ये मानता था भाई हम आज बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर हैं, हम केटर कर रहे हैं, हम फाइनल डिराइव डिमांड के अंदर है, हम फाइनल डिमांड के अंदर नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले तक एक ऐसा इनिशिएटिव आ जाना चाहिए था इंडिया में, जहां पर बिग ब्रांड्स की तरीके से सोच रखते हुए इसको बड़ा करना चाहिए था। लेकिन इंडिया के अंदर जो भी टेक्सटाइल की कंपनीज बड़ी हुई हैं, उनको अगर आप देखें तो वो सब कमोडिटी प्रोडक्ट्स में ही बड़ी हुई है। कोई भी इस तरीके से बड़ा नहीं हुआ है कि उसने कोई ब्रांड क्रिएशन का सोचा, क्योंकि डिमांड अच्छी थी, वो प्रोडक्शन कर पा रहे थे, वो लोन ले रहे थे बैंकों से और उसको स्केल कर रहे थे। तो प्रोडक्शन वाज द मेन एरिया। अगर साउथ की टेक्सटाइल मिलें जो लगी हैं वो सब प्रोडक्शन के बेस पे लगी हैं। पर स्पिंडल हमें क्या प्रोडक्शन आ रहा है, सारा इसी के ऊपर गणित थी कि जितना प्रोडक्शन लगाते जाओगे वो बिकता है। तो कभी सोच फॉरवर्ड की इंटीग्रेशन से तो थी नहीं। मगर ये मेरा मानना है कि इंडिया 10 साल पीछे चल रहा है। आज इंडिया का जो रिटेल सेगमेंट है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है, इंडिया की रिटेल के अंदर इतने बड़ा बाजार बन चुका है। आज ऑनरेबल मोदी साहब बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, इंडिया के अंदर डिमांड बहुत अच्छी है, यूथ बहुत है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज किसी ना किसी को ये इनिशिएटिव लेकर के एज एन इंडस्ट्री एसोसिएशन इसको इनिशिएटिव में ले और कुछ कंपनीज इसमें अपने ब्रांड्स क्रिएट करें और स्केल अप इसके अंदर करें। मगर ये सब करने के लिए एक्चुअली इक्विटी का रोल है, इसके अंदर डेट का रोल नहीं है। ब्रांड क्रिएशन इज एन इन्वेस्टमेंट, वो आप डेट से करके रिटर्न्स नहीं जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको पैसा लाना पड़ेगा, वो कन्विक्शन लाना पड़ेगा कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें और इस इन्वेस्टमेंट के साथ में एक ब्रांड को बड़ा करें। और मेरा मानना है कि इसमें जो पहल करेगा उसका ब्रांड 100% बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट उसके ब्रांड के पीछे पूरी थीम होनी चाहिए, पूरी सोच होनी चाहिए, पूरी टीम होनी चाहिए, पूरा डिजाइन होना चाहिए। जब पूरा सीक्वेंस राइट होगा और फिर क्वालिटी और एक्सपीरियंस जो वो दे रहा है अपने कस्टमर को, अगर वो प्रॉपरली होगा तो 100% है कि इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ा गैप है और ये बहुत बड़ा गैप फुलफिल हो सकता है फर्स्ट इंडिया की ऑडियंस को और फिर उसके बाद वर्ल्ड की ऑडियंस को। क्योंकि आज ये कोविड-19 होने के बाद ये बात तय है कि चाइना से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन रीलोकेट होने वाला है, ये एक सेंटिमेंट्स है। अब इसको इंडिया में अगर एंटरप्रेन्योर्स कैप्चर कर सकते हैं तो ये बात तय है
कि ये जो अपॉर्चुनिटी आई है इसको प्रॉपर तरीके से मटेरियलाइज किया जाए। और टेक्सटाइल के अंदर तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूँ इस चीज को। आज इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर 5% केटर कर रहा है और चाइना 40% कर रहा है तो कितना बड़ा ह्यूज गैप है। अगर चाइना की 10% मार्केट भी हिलती है तो दैट इज इक्वल टू 4% ऑफ द एंटायर ग्लोबल मार्केट, जो इंडिया के बराबर हो जाता है, जो आज इंडिया खड़ा है जहां पर। ऑल्सो अपनी जैसे भी कोविड की बात हो रही थी, तो आज कोविड का सिचुएशन ऐसा हो गया है कि ऑलमोस्ट ग्लोबली एवरी कंट्री इज इन अ लॉकडाउन सिचुएशन, और इस वजह से क्या हो गया है, काफी शिफ्ट हुआ है। तो आपके नजर से सर बिजनेस पोस्ट लॉकडाउन हाउ डिफरेंट विल इट बी कंपेयर्ड टू व्हाट इट वाज बिफोर लॉकडाउन? नेक्स्ट 12 से 18 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सोशल बीइंग्स हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग कुछ हद तक कर सकते हैं, उसके बाद ये नेचुरल हमारा स्वभाव नहीं है। हम वापस अपने नेचुरल स्वभाव में आएंगे। मैं आपको ये 60 दिन का मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूँ। जब शुरुआत में लॉकडाउन हुआ तो फियर बहुत बड़ा हो गया। एक्चुअली कोविड से ज्यादा कोविड का फियर बड़ा हुआ है। कोविड का फियर बड़ा होने से हालांकि केसेस बहुत कम थे, लेकिन फियर फैक्टर ने बहुत ज्यादा प्ले किया। साइकोलॉजिकल इफेक्ट से इवन आप अपने पड़ोसी को भी मिलने से कतराने लग गए, ये एक फैक्ट है। लेकिन 60 दिन के अंदर अब केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, मैं अगर बॉम्बे की बात करूं, लेकिन फियर थोड़ा सबसाइड हुआ है। अब ये मानने को तैयार हो गए हैं क्योंकि साइकोलॉजिकली ये प्रिपेयर किया गया है कि अब आपको कोविड के साथ जीना है जब तक कि इसका कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है। वैक्सीन आएगी, मैं ये इस बात से बहुत बहुत श्योर हूँ। 6 महीने में आए, 1 साल में आए, 1.5 साल में आए। इसीलिए मैंने 18 महीने का समय दिया है कि 18 महीने हमको प्रिकॉशंस लेने हैं। 18 महीने हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग तो बेसिकली आज हम फोन पे बात कर रहे हैं, आज हम व्हाट्सअप कर रहे हैं, फेसबुक पे चैट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो वैसे ही मेंटेन हो रही है। फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, 6 फुट का फासला मेंटेन करना है। ये 18 महीने के अंदर हमको ये हैबिट्स जरूर चेंज करनी है। हमको हमारे बिजनेस के चैलेंजेस को भी अंडरस्टैंड करना है इस दौरान कि हमको किस तरीके से अपने बिजनेस को मेंटेन करना है। हमको हमारे कस्टमर्स को बहुत क्लोजली वॉच करना है। हमको हमारे कॉम्पिटिटर्स को बहुत क्लोजली वॉच करना है। हमको हमारे सप्लायर्स को बहुत क्लोजली वॉच करना है कि उनके बिहेवियर में कोई शिफ्ट तो नहीं है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। सबके साथ में मिलजुल करके समझना है इंडस्ट्री को कि भाई इंडस्ट्री में कोई शिफ्ट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इस समय ये एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जिसका किसी के पास भी आंसर नहीं है। लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशंस जारी रखनी है, आपको ये सब चीजों को समझते जाना है। और मेरा 100% मानना है कि नेक्स्ट 12 से 18 महीने के अंदर वापस दुनिया नॉर्मल होगी, वापस बिजनेसेस बढ़ेंगे और कपड़ा मार्केट तो 100% जोरों शोरों से चलने वाला है। इसकी डिमांड को कोई रोक नहीं सकता। ओके। ऑल्सो सर, आपके हिसाब से इन योर ओपिनियन कोई ऐसी टॉप 2 या 3 चीज जिस वजह से एक टेक्सटाइल कंपनी या तो बहुत ज्यादा ग्रो कर लेती है या डी ग्रोथ करती है, मतलब डिक्लाइन हो जाती है उनका ग्रोथ? देखिए, कोई भी कंपनी अगर आप टेक्सटाइल में उठाएं, आप उसको उसके प्रमोटर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। कोई भी कंपनी का नाम लीजिए, उसके साथ में एक प्रमोटर का एसोसिएशन होता है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है, वो प्रमोटर का आइडेंटिफिकेशन उस कंपनी में आता जाता है। आज अगर वो कंपनी बड़ी हो रही है तो उसमें प्रमोटर का पर्सनलाइज्ड अटेंशन है, उसके क्लाइंट से पर्सनलाइज्ड काम करने का तरीका है, और वो जैसे मैंने आपको पहले बताया वो उसको स्केल करता जाता है। देखिए, किसी भी कंपनी के सक्सेस होने में उसकी मार्केटिंग का बहुत बड़ा हाथ है, उसके अंदर प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हाथ है, परचेज, एक अच्छी परचेज सप्लाई चेन जो आप चलाते हैं उसका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन फेलियर में एक ही सिंगल रूल चलता है, आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होगी, आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, आपकी परचेज बहुत अच्छी होगी, आपके पास टीम बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन हो चुका है तो आप फेलियर में आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि जब आप बढ़ रहे हैं उस समय आपको सारे वो कॉशियस स्टेप लेने हैं कि आप फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन में नहीं आ जाए। अगर उस समय बढ़ते वक्त आप फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन में आ गए तो सारी स्टोरी आपकी डाउनफॉल की स्टार्ट हो जाएगी, इररिस्पेक्टिव कि आपने कितनी भी अच्छी मार्केटिंग करी हो या आपके पास कितने भी अच्छे क्लाइंटेल हो। फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज द की। ये सोच जिसने रख ली वो आगे बढ़ता जाएगा, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो, कहीं पर भी हो, ये सब पे लागू होता है। और जितनी कंपनीज बड़ी हुई हैं, अगर आप उनका एग्जांपल उठा के देखेंगे, उन्होंने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन किया है। जब जब जरूरत पड़ी है तब तब वो इक्विटी को लेकर के आए हैं। जब जब जरूरत पड़ी है उन्होंने अपने आप को प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन फॉर्मेट में मैनेज किया है, डेट को डिसिप्लिन में रखा है, लोन को डिसिप्लिन में रखा है, तो उनकी कंपनीज हमेशा बड़ी हुई हैं। और जो जो कंपनीज डूबी हैं
उसके पीछे वो हमेशा से, मैं कितने प्रमोटर्स के साथ में डील करता हूँ प्रतीक, उनका कहना है हमारे पास आज भी, उनका कहना है हमारे पास बहुत डिमांड है, हमें बस थोड़ा सा पैसा दिला दो, हम इसमें से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि वो अभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं। वो अभी भी डिमांड को ये समझ रहे हैं कि वो डिमांड उनका बिजनेस है, वो अच्छे से कर लेंगे, बस उनको थोड़ा सा पैसा दिला दो। लेकिन उनके पास कोई होलिस्टिक प्लान नहीं है। तो इसीलिए मेरी हर एक से एक ही सोच है कि आप होलिस्टिक प्लान देखिए, एक बड़ी सोच को बनाते हैं तो उसके साथ में एक रियलिस्टिक फाइनेंसेस आपके पास क्या है, उन दोनों को मर्ज करिए और फिर आगे बढ़िए। आई थिंक दैट्स अ वेरी ग्रेट टिप फॉर आवर लिसनर्स सर। एंड हम भी आशा करते हैं कि जितने लोग सुन उनमें से कुछ लोग ये चीज को इम्प्लीमेंट करें। एक जैसे अपनी सर अभी बात हो रही थी कि एक कंपनी जो चालू होती है मोस्टली सब एक प्रमोटर लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर चालू होती है और उधर से वो ग्रो करते हैं। फिर आफ्टर अ सर्टेन स्टेज उधर से उनको ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फॉर XYZ रीजंस। तो आपका कोई ऐसा टिप होगा इन प्रमोटर्स के लिए कि एक स्टेज के बाद हाउ डू यू कीप कंटिन्यू करने का एक ही सरल आंसर है इस प्रश्न का, और वो उत्तर है डेलीगेट करना। समय आए अच्छी टीम को चुनो, काबिल लोग चुनो, ज्यादा पैसा देना पड़े कोई गम नहीं। आपका टोटल खर्चा 4 से 5% है अपने एम्प्लॉइज के वेजेस और सैलरीज को लेकर के, 6% हो जाएगा। लेकिन अच्छे लोग होंगे, काबिल लोग होंगे, वो इसको किसी भी लेवल तक आपकी कंपनी को खड़ा कर देंगे। एक टीम बहुत जरूरी है एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचने के लिए। लाइक माइंडेड लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, आपको अपने कुछ एस्टेब्लिश्ड पैटर्न्स, विनिंग पैटर्न्स जो आपके थे वो छोड़ने पड़ेंगे। What has brought you here will not take you there. It's a very good book. मैं रिकमेंड करूंगा, अगर लोग पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ें। डेफिनेटली सर, हम ये बुक का एक लिंक भी शेयर करेंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में, ताकि कोई इंटरेस्टेड है तो और उसको डिटेल में देख सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे ये रहेगा कि आज इंडस्ट्री में जो यंग जनरेशन है या जो नए जनरेशन है जो ज्वाइन करने की सोच रही है, इधर देयर फैमिली बिजनेस और या हो सकता है कि एक नया बिजनेस सेटअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? प्रतीक, जो यंग जनरेशन आती है उसके बहुत से थॉट रहते हैं, और हमेशा मैंने ये देखा है कि यंग जनरेशन टेक्सटाइल के अंदर, खास करके यंग जनरेशन टेक्सटाइल में ज्वाइन करने से रिलेक्टेंट है, ज्वाइन नहीं करना चाहती है। वो कहते हैं मैंने मेरे पिताजी का ट्रेडिशनल स्टाइल देखा है काम करने का, फिर मैं अगर कोई चेंजेस लाना चाहता हूँ तो मेरे पिताजी मानते नहीं है, मैं कोई चीज को एक नए तरीके से, एक नए सिनेरियो से देखना चाहता हूँ तो वो मना हो जाते हैं, तो मुझे टेक्सटाइल में ज्वाइन ही नहीं करना है। मेरा उन सब लोगों से ये कहना है कि टेक्सटाइल बहुत बढ़िया मार्केट है, टेक्सटाइल में सोच लानी है। मेरे उनके पिताजी और उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप उनको मौका दीजिए उनके तरीके से इस काम को करने के लिए, कि वो इस इंडस्ट्री के अंदर फिनोमिनली चेंजेस ला सकें। आज ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है इसके अंदर सोच डिफरेंट लानी पड़ेगी, तरीका डिफरेंट लाना पड़ेगा करने के लिए, और वो करने के लिए जब तक हम लेट गो नहीं करेंगे हम वो नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो यंग जनरेशन है उनको बहुत स्पीड से पैसा कमाना है, मगर मेरे उनको ये रिक्वेस्ट है कि आपका जो जोश है उसके साथ होश भी चाहिए। आपके पेरेंट्स अगर आपको कोई कॉशियस करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से पैसा बनाया है, तो आप एक डिफाइंड कैपिटल लीजिए, उस कैपिटल के बियॉन्ड मीन्स को मत जाइए। वो डिफाइंड कैपिटल के अंदर अपने आप को, पहले अपने मॉडल को प्रूफ करिए, और प्रूफ करने के बाद फिर आप अपने पेरेंट्स का आप एक कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं, उनके भी मन में तसल्ली रहेगी तो कैपिटल आपकी बढ़ेगी। जब आपकी कैपिटल बढ़ेगी आप अपने स्केल को और बड़ा कर सकते हैं, एक बिजनेस को मुकाम पे पहुंचा सकते हैं, अपने माइलस्टोन्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, चाहे वो टेक्सटाइल का बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। आपको एज एन इनिशिएटिव टेकर आपको अपने काम के प्रति 4 P इस्तेमाल करने हैं। पैशन, जुनून, इतना जुनून है कि आपको मालूम है कि मैं सक्सेस पाऊंगा। दूसरा, पेशेंस, बहुत पेशेंस चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। तीसरा, परसिवरेंस, कितनी भी कठिनाइयां आए छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए अगर आपका एक कन्विक्शन आ चुका है तो छोड़ना नहीं है। और चौथा, परस्पिरेशन, मेहनत करनी पड़ेगी, ग्राउंड पे जाके खड़ा होना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। आप सोचो कि आप अपने कैबिन में बैठ करके इंस्ट्रक्शन दे करके काम कर लेंगे, तो नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप ये 4 P का समागम कर जाएंगे तो 100% है कि आप किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। वंडरफुल एडवाइस है, वंडरफुल एडवाइस। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से बताया कि एक जो तालमेल की एक कमी होती है हर कंपनी में, अपने आई थिंक कंफर्टेबल उसको एक जनरेशन गैप बोल सकते हैं कि 2 जनरेशन के थॉट प्रोसेस में इतना फर्क रहता है कि उसको साथ में मिलकर काम करना बहुत डिफिकल्ट है।
एंड शायद एक कारण है कि यंग जनरेशन इंडस्ट्री में उतनी इजीली नहीं आ रही है। उसका एक दूसरा कारण भी एक ये हो सकता है कि आज यंग जो टेक्सटाइल का जो एक वर्किंग प्रोसेस है बहुत ट्रेडिशनल स्टाइल है, और आज यंग जनरेशन इतनी टेक savvy हो गई है, जो अपने बोलते हैं ना, जो आपने जैसे शुरू में एक चीज कही थी कि ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, मतलब वी आर सोशल बाय नेचर। बट ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स क्या हुआ, सोशल का डेफिनेशन थोड़ा सा बदल गया है। पहले सोशली क्या था कि आप मार्केट में, जैसे अगर अपने अपने पिताजियों की बात करें, कि आज वो मार्केट में जाते थे, ऑफिस जाते थे, दिन में 10 लोगों से मिलते थे, 10 लोगों से मिलके बातचीत होती थी कि मार्केट क्या है, आगे उनको क्या लग रहा है कि मार्केट किस तरह का रहेगा। और वो चाय पे लोग मिलते थे, या नीचे तांबा घाटा में अपने देखते कि शाम को बहुत लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे से बात करते हैं, तो उससे उनको मार्केट इन्फॉर्मेशन और ट्रेंड्स का एक आइडिया लगता था। बट यंग जनरेशन के लिए सोशल हो गया है आजकल ऑनलाइन। लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर रहते हैं, दे आर नॉट एज कंफर्टेबल डीलिंग विद पीपल फेस टू फेस व्हेन इट कम्स टू मार्केट। तो एक ये कारण था कि जिस वजह से हमने ये theyanbazaar.com करके चालू किया था, विच इज अ ऑनलाइन डिजिटल यान मार्केट प्लेस, कि हम भी चाह रहे हैं कि आज की जो यंग जनरेशन है उनको भी लगे कि चलो टेक्सटाइल में भी स्कोप है आजकल, यंग बिजनेस को देखते हुए, कि आज ऐसा नहीं कि टेक्सटाइल्स भी पुराना है, आज टेक्सटाइल्स में भी आप ऑनलाइन यान खरीद सकते हो या बेच सकते हो। आज सियाराम जैसे इतना बड़ा लीडिंग प्लेयर है, जिन्होंने लास्ट हाँ, सैटरडे को एक बहुत बड़ा मैंने इसके बारे वेबिनार में किया जाना, था, वो टेक्सटाइल गिनीज बुक में महाकुंभ। आया है। उसमें उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत पुश किया है। एक प्लेटफॉर्म है जो वो अपील कर रहे हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स को कि उन लोग भी आज वो मेंटल रेसिस्टेंस जो है उसको ओवरकम करके दे शुड एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी, कि टेक्सटाइल्स में भी आप टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल बड़ी करके यूज इट टू योर ओन एडवांटेज। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा अगर आप 2 या देखिए 3 प्रतीक, एडवाइस हम मेरा द मानना यान है बाजार के कि हिसाब से अगर कुछ आपने दे एज पाए। ए यंग जनरेशन एक नए इनिशिएटिव को लिया है और बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। और खास करके आपने एक, आपकी टाइमिंग एक्चुअली बहुत परफेक्ट गई है। रीजन बीइंग कि कोविड-19 के बाद ई कॉमर्स वैसे भी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, और आपने जो ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है टेक्सटाइल के अंदर, ये बहुत बड़ा गैप था। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी रही है टेक्सटाइल मार्केट में। लोग वर्ड माउथ पे ज्यादा जाते हैं। आज एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपने एक प्रोसेस को स्टार्ट किया है जहां पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत अच्छी है। मैं आपकी वेबसाइट पर भी मैंने देखा है, आपकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत एग्जॉस्टिव है। बहुत कुछ आपने डाला है और अभी आपको बहुत कुछ आगे और करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप खुले दिमाग से जो कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं प्रतीक, इसमें आगे बने रहिए। और जैसे जैसे निम्बल फुटेड रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए, जैसे जैसे आपकी लर्निंग्स बढ़ती जाए, क्योंकि आप एक ऐसे पाथ पे चले हैं कि जो पाथ इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नया है। हो सकता है आप में और पेशेंस की जरूरत रहे, आप अपने मुकाम पर 100% पहुंचेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने वाला है। और मेरा मानना है कि आप यहाँ से अब जो आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से लेना है, क्योंकि आप लिमिटलेस हैं, आप ग्लोबल हैं। आपका कोई ज्योग्राफी डिफाइंड नहीं है कि आप सिर्फ तांबा काटा से ऑपरेट कर रहे हैं, या आप इचलकरंजी से ऑपरेट कर रहे हैं, या आप सिर्फ तमिलनाडु के लिए ऑपरेट कर रहे हैं। आपकी लिमिटलेस बाउंड्रीज है। आज वर्ल्ड मार्केट आप इंडिया के गेटवे बन सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको, क्योंकि आपने एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, तो आप टेक्सटाइल की इस चेंजिंग बिहेवियर को जो हो रहा है पोस्ट कोविड-19, उसके आप एक बहुत बड़े माध्यम बन सकते हैं। अगर आप इस विजन के साथ में इसको और बड़ा करने की सोच रखते हैं तो बिल्कुल करिए। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। थैंक यू सो मच सर, दैट मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू। अच्छा, बिफोर वी साइन ऑफ वी हैव 3 क्विक रैपिड फायर क्वेश्चंस फॉर यू। बहुत आसान से सवाल है सर। तो पहला सवाल ये है कि बिजनेस में सक्सीड करने के लिए आपके हिसाब से एक सबसे जरूरी चीज क्या है? ओके। दूसरा सवाल है सर कि इट्स एक फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है। तो सवाल ये है कि टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री इज डैश, वो क्या होगा? वेरी नाइस सर। तीसरा रैपिड फायर क्वेश्चन है सर कि अगर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री आपको कॉन्ट्रैक्ट देती है एक टैगलाइन डिसाइड करने के लिए, मेरे हिसाब से प्रतीक, के हिसाब से वो क्या होगा? लुक विद इन है बेसिकली। क्योंकि आज आत्मनिर्भर भारत एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव बन चुका है, और आज हमें हमारी इंडियन मार्केट्स को बहुत केटर करना है। एक्सपोर्ट्स का मत देखिए, अपने अंदर देखिए, अपनी मार्केट को देखिए, इंडियन मार्केट को, और लुक विद इन, और बहुत कुछ डेवलप करिए। ओके, ठीक है सुनील जी, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, काफी सीखने मिला आपसे, एंड आई एम श्योर कि जो भी सुनेंगे कुछ ना कुछ तो उनको इस दौरान कोई एक अच्छा टेक अवे लेकर ही जाएंगे, वो लोगों को दे सकूं, ये मेरा सौभाग्य है। नहीं सर, आई थिंक ये हमारा सौभाग्य है कि आपसे इतना समय आपका लिया, और हम जो हमारी कोशिश है, हम भी ये चाहते हैं कि आज के जो माहौल चल रहा है उस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर ऑफ नॉलेज लोगों में किया जाए। वो ये कारण है जो हम ये पॉडकास्ट और वेबिनार्स कर रहे हैं इन दिनों में। आप कंटिन्यूअसली इसी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करते रहें प्रतीक,
और अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर लें। थैंक यू सो मच सर। देखो सर, हम तो माध्यम है, अल्टीमेटली जो आपका कंटेंट या आपने जो एक एडवाइस आज वगैरह के दिया, आई तारीख में थिंक वही एक माध्यम कारण बहुत होगा कि इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिविटी क्रिएट होगा मार्केट में। बेस्ट विशेस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। The Yan Bazaar.